हाँ जी। कल हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। आज मैं थोड़ा सा रिवीजन करा के फिर वापस आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, कहाँ तक हो गया था वो आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। अपना इससे पहले, हिस्ट्री से पहले अपन ने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, पॉलिटी कंप्लीट कर ली। अब अपनी जो चल रही है हिस्ट्री, एक बार मैं फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं। कल जो हुआ था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कल आपको बताया था, जो हम पढ़ने वाले थे इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले जो भारत का जो इतिहास है, इसको हिस्टोरियन जेम्स मिल के द्वारा तीन भागों के अंदर बांटा गया। तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला पार्ट बोलते हैं हम एंशियंट। पहला पार्ट होता है एंशियंट। सेकंड पार्ट था अपना मेडिवल। थर्ड पार्ट था अपना मॉडर्न। ये तीन पार्ट के अंदर जो बांटने वाला व्यक्ति है वो है अपना हिस्टोरियन जेम्स मिल। इतिहासकार जेम्स मिल के द्वारा भारत का जो इतिहास है उसको तीन भागों के अंदर बांटा गया। पहला आपका एंशियंट, सेकंड मॉडर्न मेडिवल और थर्ड है मॉडर्न। अब जो एंशियंट हिस्ट्री है, ये कहां से स्टार्ट करते हैं? तो हम लोग बोलते हैं 2600 ईसा पूर्व से। 2600 बीसी। कल बताया था कैलेंडर में दो डेट होती है, एक एडी होता है, एक आपका ईस्वी बोल सकते हो आप लोग। एक ईसा पूर्व होता है, बीसी बोलते हैं जिसको हम लोग। ईस्वी का मतलब होता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, आफ्टर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट। जेसस क्राइस्ट से जन्मदिन से पहले की डेटें एडी में आती है। जेसस क्राइस्ट है, उसके बर्थ डेट की बाद की डेटें बीसी के अंदर आती है। बिफोर द जैसे बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट। बीसी मीन्स आपका बिफोर क्राइस्ट, एडी मीन्स एनो डोमिनी। तो हम जो एंशिएंट हिस्ट्री वो कहां से स्टार्ट करेंगे? 2600 ईसा पूर्व से करेंगे, बीसी से करेंगे। अब इस दिन क्या हुआ था तो हम बताते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके लिए बोलते हैं विश्व की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। विश्व की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहां से हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी शुरू करते हैं। दूसरा जो मिडिवल पार्ट है, ये मिडिवल हम कहां से शुरू करते हैं? तो इसके अंदर या तो 712 एडी से करेंगे हम लोग, या फिर हम स्टार्ट करते हैं 1192 एडी। 712 एडी या फिर 1192 एडी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपका 712 इस दिन क्या हुआ था, हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया। फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर पहला मुस्लिम अटैक कब हुआ? तो हम बताएंगे कब होता है, 712 को होता है। अब पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया, तो हम बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था भाई? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे किया था इसने, तो हम बताते हैं कि इसने सिंध के ऊपर किया था। सिंध है ये कहाँ पे? गुजरात के अंदर। कहाँ पे? कल बताया था मैंने, गुजरात के अंदर है। और यहाँ का जो राजा था उसको पराजित किया था, यहाँ का किंग था दाहिर, उसको पराजित किया था। और ये जो इन्फॉर्मेशन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि ऐसा वॉर हुआ था, ये ऐसा आक्रमण होता है, तो हम बताते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, तो हम बताएंगे चचनामा नामक पुस्तक से मिली। कहाँ से मिली? चचनामा नामक पुस्तक से मिली। कहाँ से मिलती है? चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। क्लियर है? ये हो गया। मेडिवल हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 712 एडी से या 1192 एडी से। 712 एडी को क्या होता है तो हम बताएंगे भारत के अंदर पहला मुस्लिम आक्रमण होता है। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहाँ पे किया था? सिंध के ऊपर किया था। सिंध का जो राजा है दाहिर, उसको पराजित करता है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। या फिर मैंने लिखा 1192 एडी। याद रखना, भारत के अंदर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 को होता है। इससे पहले भी 711 में दो आक्रमण हुए थे, वो दोनों के दोनों असफलतम आक्रमण थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, तो बताएंगे 712 को। या एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत के अंदर आपका पहला मुस्लिम सफलतम आक्रमण, वो भी कौन सा? 712 ईस्वी को सिंध के ऊपर किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। आगे थे भारत के अंदर मुसलमान 712 को। सही तरीके से स्थायित्व में कब आते हैं? 1192। या फिर लिखते हैं 1192। ये बीच में 300 साढ़े 300 साल का जो इतिहास है, इसके अंदर बोलते हैं कि मुसलमानों को हम लोगों ने सही तरीके से स्थायित्व में प्राप्त नहीं करने दिया। बीच में लड़ाई होती है, उसके अंदर हार जीत होती रहती है, वो बार बार स्थायित्व में नहीं आते। स्थायित्व में कौन से युद्ध की बात आती? तो आंसर होगा 1192। 1192 को क्या हुआ था तो हम बताएंगे इस डेट को क्या होता है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन एक जगह हरियाणा के अंदर, यहाँ पे कितने बैटल होते हैं? 3 बैटल होते हैं। सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद में भारत के अंदर मुस्लिम डायनेस्टी वो सही तरीके से स्थायित्व में आई, सही तरीके से रूल करेगी। इससे पहले जो तराइन का फर्स्ट बैटल है वो 1191 एडी को होता है। ये किस किस के बीच में होता है? पहला हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। पहले के अंदर वन होता है पृथ्वीराज चौहान, और सेकंड होता है 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। और सेकंड में कौन जीत जाता है? आपका मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और यहीं से भारत के अंदर कौन स्थायित्व में आ जाते हैं? मुसलमान, मुस्लिम रूलर आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत वगैरह हम यहाँ से पढ़ने स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में जो तराइन का तीसरा युद्ध होता है वो कब होता है? 1216 एडी को होता है।
तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1216 को हुआ था। ये किस किस के बीच में होता है? इल्तुतमिश और यल्दोजी के बीच में होता है। इसके अंदर जीत किसकी होती है? इल्तुतमिश की होती है, जिसको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसको क्या बोलते हैं? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। उसके बाद में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो हम बताएंगे 1707 एडी से होती है या फिर 1757 एडी से होती है। 1707 एडी से होगी या 1757 एडी को होगी। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये इतिहासकार किसके द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा भारत के इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया, एंशियंट, मिडिवल या मॉडर्न, या बोल सकते हो पूर्वकालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जो पूर्वकालीन भारत है, एंशियंट हिस्ट्री है, ये क्या है? तो आप लोग बता सकते हो भारत के अंदर कौन आते हैं? मुसलमान आए थे। भारत के अंदर मुस्लिम शासक आए थे। उनसे पहले की हिस्ट्री कौन सी हिस्ट्री होती है? एंशियंट हिस्ट्री होती है। भारत के अंदर मुसलमान आए थे, मुसलमानों की जो हिस्ट्री है वो कौन सी होती है? मिडिवल हिस्ट्री होती है। भारत के अंदर अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों की जो हिस्ट्री होती है वो कौन सी होती है? मॉडर्न हिस्ट्री होती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये हिंदू हिस्ट्री, ये मुस्लिम हिस्ट्री, ये कौन सी हिस्ट्री? ईसाई हिस्ट्री, क्रिश्चियन हिस्ट्री। क्लियर है? तो हमने 3 भागों में इसलिए बांटा है भारत के इतिहास को, थोड़ा सा सरल तरीके से बनाने के लिए इसको 3 भागों में बांटा। बाकी वही चीजें चाहे आप साथ में पढ़ लो, 3 भाग में बांट के पढ़ लो, 4 भाग में बांट के पढ़ लो। अब क्लियर हो गया हमारा ये एंशिएंट। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। भारत की सबसे पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता पूछे तो हम बताएंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अब आगे नेक्स्ट है हमारा 1707 एडी को क्या हुआ था? यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत है, यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रिटिशर्स के बारे में। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स है ये कब आ गए थे? 1599 एडी को आ गए थे। और इनका जो पहला ट्रेवलर था जॉन मिडोल 1599 को आ गया था। ठीक है, भारत के अंदर ये कब से स्थायित्व में आते? 31 दिसंबर 1600 एडी को इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश कर ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टेब्लिश होती है? 31 दिसंबर 1600 एडी को। लेकिन यहाँ पे लिखा हमने भारत के अंदर जो आपके अंग्रेज है उनके बारे में कब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? 1707 या 1770। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1707 को क्या हुआ था? आ गए थे 1600 के अंदर, 1707 में वो स्थायित्व में आ रहे हैं। इससे पहले तक जो थे भारत के अंदर मुगल एम्पायर का शासन था। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, ये इनका शासन था। इनके शासन काल में इन्होंने सही तरीके से उनको स्थायित्व प्राप्त नहीं करने दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में भी मुगल एम्पायर है 1707, लेकिन बोलते डिक्लाइन हो जाता है किसका? मुगल एम्पायर का 1707 के बाद में। उसके बाद में बेलखने मुगल बादशाह आते, उसका फायदा कौन उठाएंगे? अंग्रेज उठाएंगे और भारत के अंदर स्थायित्व में आ जाएंगे। कब से आएंगे? यहाँ पे 1707 का मतलब क्या? औरंगजेब की मृत्यु, डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद में भारत के अंदर किसका शासन आ जाता है? भारत के अंदर कौन आ जाएंगे? तो हम बताएंगे अंग्रेज आ जाएंगे। भाई क्लियर है? भारत के अंदर कौन आ जाएंगे? आपके अंग्रेज आ जाएंगे डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद। फिर मैंने लिखा या फिर कहां से सही तरीके से स्थायित्व में आएंगे? 1757। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट को क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में एक तरफा शासन आ गया था अंग्रेजों का। भाई बैटल ऑफ प्लासी है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर एक जगह का नाम है प्लासी। यहाँ पे युद्ध होता है। कब होता है? 23 जून 1757 को होता है। 23 जून 1757 को हुआ था। किस किस के बीच में? अंग्रेज वर्सेज बंगाल के नवाब। नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिशर्स के बीच में होता है। दोनों की तरफ से कमांडर थे। अंग्रेजों की तरफ से जो कमांडर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और जो आपका बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला उसकी तरफ से जो कमांडर था वो था मीर जाफर। मीर जाफर इसके अंदर बोलते हैं जो पहले से अंग्रेजों से मिला हुआ था। वास्तव में युद्ध नहीं होता है, क्या होता है? विश्वासघात होता है। और इस युद्ध के अंदर कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं। वास्तव में लड़ाई नहीं होती। अब 1707 से 57 से लेके 1857 में क्या होता है? रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। भाई ये आपका 100 साल का इतिहास है। इसके अंदर बोलते हैं कि भारत को अच्छे तरीके से अंग्रेजों ने लूटा। 1757 से लेकर 1857 एक तरफा शासन रहा उनका। 1857 की क्रांति होती है। इस क्रांति के साथ में हमने भारत के अंदर अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन करी थी, उसको समाप्त कर दिया, एंड कर दिया। लेकिन आप लोग बोलोगे सर अंग्रेज तो भारत से कब गए थे? कब गए थे? 1947 को गए थे। आपने तो 1857 को भेज दिया। अंग्रेज गए थे 1947। अब 1857 से लेकर 1947 ये जो 90 ईयर्स का जो पीरियड है, ये 90 ईयर्स है। अंग्रेज शासन नहीं करेंगे। यहाँ पे शासन कौन करेंगे? यहाँ पे वहां का क्राउन करेगा शासन। उसने अपने अंडर में ले लिया। क्राउन का मतलब है किंग। अब जो शासन कौन करेगा? किंग करेगा। क्लियर है? यहाँ तक? यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई? कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे चले, दोबारा से सुन लो। भारत के इतिहास को इतिहासकार जेम्स मिल के द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से आपके? पूर्वकालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। पूर्वकालीन भारत को ऐसे बोल सकते हो, भारत के अंदर मुसलमान आए थे। मुसलमानों से पहले का जो इतिहास है पूर्वकालीन भारत होता है। भारत के अंदर मुस्लिम आए थे। मुसलमानों का जो इतिहास है वो कौन सा होता है? आपका मिडिवल हिस्ट्री होती है। भारत के अंदर अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों का इतिहास कौन सा होता है? मॉडर्न होता है। एक बार मेरा फोन लेके आना, सर के पास होगा।
क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चले हम लोग। अब आगे है बच्चों, ध्यान दो। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आगे सर कोई बात नहीं, आगे अब ये अंग्रेज है, इनको क्यों आना पड़ गया, इसके पीछे कारण क्या है? तो अलग अलग देशों की अलग अलग क्या आ रही थी बच्चों, कंपनियां आ रही थी। अंग्रेज भारत के अंदर क्यों आए, वाई, अंग्रेजों को क्यों आना पड़ रहा है? तो हम बोलते हैं अलग अलग देशों की क्या आ रही है, अलग अलग कंपनी आ रही है, उन्हीं में से अंग्रेजों की एक ईस्ट इंडिया कंपनी। अलग अलग यूरोपियन देश भारत के अंदर बिजनेस करने आ रहे, ट्रेड करने आ रहे, उन्हीं में से एक कंपनी किसकी आई थी, अंग्रेजों की आई थी। वो आगे क्या करने लग जाते, भारत के अंदर शासन करने लग जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आगे आता है कि आए क्यों, उसका रीजन हो गया, मिल गया हमें। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आने के बाद में कोई बात नहीं सर, आगे अलग अलग देशों की कंपनी आई थी, उनमें से अंग्रेज आ गए, कोई बात नहीं, आ तो गए, फिर हमने इनका जो अपोज किया था, विरोध किया था, इनका जो अपोज किया हमने, विरोध किया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। हमने जो उनका विरोध किया था उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन बोलते हैं। और ये राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो फेज है ये कहां से स्टार्ट होता है, ये हमारी आईएनसी से स्टार्ट होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या स्टार्ट होता है, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इस आईएनसी की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को होती है। ठीक है, 1885 से लेके 1947 तक का जो फेज है इसको क्या बोला जाता है, नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। 1885 से लेके 1947 तक का जो समय है उसको हम नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। तो 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है, आईएनसी से हम नेशनल मूवमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को हुई। अगर इसका फाउंडर पूछे किसका, आईएनसी का, तो हम लोग क्या बताएंगे, इसका जो फाउंडर था वो कौन था भाई, इसका फाउंडर था एलन ऑक्टेवियन होम। एलन ऑक्टेवियन होम था। ही वॉज ए रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर। ये कौन था, एक इंग्लिश ऑफिसर था भाई, इंग्लिश ऑफिसर था, रिटायर्ड। ठीक है, उसके बाद में क्या होता आगे, आईएनसी तीन तीन पार्ट हो गए हमारे, तीनों समझ में आ गए आपको। अब नेक्स्ट है बच्चों, अब नेक्स्ट है, ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई हिस्ट्री की। भारत के इतिहास को कैसे तीन पार्ट में डिवाइड किया, पहला हिंदू हिस्ट्री है, दूसरी आपकी मुस्लिम हिस्ट्री है, तीसरी क्रिश्चियन हिस्ट्री है। हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप लोगों का बाकी तो सारी चीजें क्लियर हो रखी है, हिस्ट्री हो आपकी, हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी और पॉलिटी अच्छे से कंप्लीट हो रखी है, उनमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। उसके अलावा स्टैटिक जीके भी पढ़ लिया। अब हमारा जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है ये हिस्ट्री चल रहा है। अब हिस्ट्री के अंदर भी हम पहले वो चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में हम जो मेन चीजें हैं उन सारी को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये तीनों पार्ट बेसिक हम सारी जानकारी ले ली। आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक आपका किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का। हम सबसे पहले आधुनिक भारत पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। मॉडर्न हिस्ट्री से हर एक एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहला पार्ट हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी जो पहला टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो कौन सा टॉपिक रहने वाला है, वो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, आपका टॉपिक रहेगा ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। भारत के अंदर क्या बताना है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन का कारण, इनका जो सीक्वेंस है वो किस टाइप से रहता है। तो इनका ऑर्डर लिख देता हूं मैं एक बार, थोड़ा सा ये बहुत बार हर एक के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनका ऑर्डर का सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले इंडिया के अंदर जो आने वाले थे वो थे आपके कौन, पुर्तगीज थे बच्चों। सबसे फर्स्ट में जो आए थे वो कौन थे, पुर्तगीज थे हमारे, सबसे पहले आने वाले थे वो पुर्तगीज थे। सेकेंड नंबर पर अपने डच आए थे भाई, थर्ड नंबर पर ब्रिटिशर्स रहते हैं, फोर्थ नंबर पर आपके डेनिस आए थे, फिफ्थ नंबर पर आपके फ्रेंच, सिक्स नंबर पर आते हैं आपके स्वीडिश, सिक्स नंबर पर आए थे स्वीडिश। ये इनका आने का सीक्वेंस है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो टॉपिक का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। यूरोपियन कंपनीज, कंपनीज क्या भाई, अलग अलग देशों की अलग अलग क्या आ रही है, कंपनीज आ रही है, किसके लिए आ रही है, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, उन्हीं में से इनके आने का सीक्वेंस ये है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ये सीक्वेंस क्या होता है, आगे पीछे दिया होता है। ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है ये आगे पीछे दिया होता है। फर्स्ट नंबर पर ब्रिटिशर्स दे दिया, थर्ड नंबर पर आपके पुर्तगीज दे दिया, फोर्थ नंबर पर डेनिश दे दिया। इनको सीक्वेंस वाइज सेट करना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें, पुर्तगीज आए थे एक नंबर पर, सेकंड नंबर पर डच आते हैं, थर्ड नंबर पर ब्रिटिशर्स आए थे, फोर्थ नंबर पर डेनिश आए थे, फिफ्थ नंबर पर फ्रेंचिस आपके फ्रांसीसी आए थे, और सिक्स नंबर पर स्वीडिश आए थे। इनका सीक्वेंस यही है। अब इसी के अंदर जो पुर्तगीज है
जो पुर्तगीज है ये कब आए थे? ये पुर्तगीज है ये कब आते हैं? तो हमें पता होना चाहिए आते हैं 1498 टू 1961। सबसे पहले आने वाली कंपनी भी कौन है? पुर्तगीज है। सबसे लास्ट में जाने वाली कंपनी भी कौन है? पुर्तगीज है। याद रखना बच्चों, अपना देश 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन पुर्तगाली कब गए थे? 1961 को गए थे। आए थे सबसे पहले पुर्तगाली, गए भी सबसे लास्ट में पुर्तगाली। ठीक है, तो आने वाली कंपनी में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में। सेकंड जो डच है ये इनसे लगभग 100 साल बाद में आते हैं, तो ये आए थे 1596 में। और ये गए कब थे? ये गए थे 1759 को। ब्रिटिशर्स है ये आए थे 1599 के अंदर। 1599 में इनका पहला व्यक्ति आता है जॉन मेडहोल, और 1600 को इन्होंने कंपनी की स्थापना की थी, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। गए कब थे? 1947 को गए थे भाई। ऐसे ही डेनिश है, डेनमार्क के लोग हैं, ये 1616 को आए थे और गए कब थे? 1853 को गए थे। गए कब थे? 1853 को गए थे। फ्रांसीसी है ये 1664 को आते हैं और जाते कब है? 1760 को जाते हैं भाई। स्वेडिश है ये अपने साथ में व्यापार नहीं करते थे, चाइना के साथ में करते थे। आए जरूर थे इंडिया के अंदर, कब आते हैं? 1731 के अंदर आती है। जो हमारी किताब है उसके अंदर ये 5 ही मिलते हैं। एक एडिशनल आपको बात बताइए मैंने, स्वेडिश भारत के अंदर आए जरूर थे, 1731 में आए थे, लेकिन भारत वालों के साथ में व्यापार नहीं करते थे। अब देखो बच्चों, ये चीजें हो गई, इनका क्रम हो गया, सारी बातें होगी। अब अपने को इंपोर्टेंट बात एक ध्यान रखनी, ये किसके लिए आ रहे? व्यापार के लिए आ रहे। अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियां आया करती थी, किसके लिए? बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। उन्हीं में आने का क्रम ये है, इस टाइप से आए थे। तो सबसे पहले इंडिया का जो व्यापार हुआ करता था, हम बात करते हैं थोड़ा सा पहले जाते हैं। पहले सबसे पहले जो व्यापार हुआ करता था इंडिया का, वो अरेबियन कंट्री के साथ में हुआ करता था, अरेबियन देशों के साथ में हुआ करता था। ठीक है, और इंडिया का ये ट्रेड चलता था। ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं आपका स्थल मार्ग हुआ करता था। उस टाइम पर जो रास्ता था स्थल मार्ग था बच्चों। ये बात कर रहा हूं मैं 15वीं सेंचुरी की। पहले सबसे पहले आपके अरेबियन देशों के साथ में इंडिया का व्यापार हुआ करता था, और जो रास्ता था वो स्थल मार्ग था। क्या होता है, पहले एक पद्धति चलती थी जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु। आजकल हमें कोई सामान खरीदते हैं तो क्या देते हैं? उसके बदले में पैसे देते। पहले पैसे नहीं दिया जाता, पहले पैसे नहीं देते थे। पहले एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते थे। जैसे मुझे क्या है, कोई पेन खरीदना, मैंने क्या दे दिया? मार्कर दे दिया, उससे पेन ले लिया। अब मुझे कुछ और नई चीज खरीदनी है, पेंसिल खरीदनी है, तो उसको पेन दे दिया, पेंसिल ले ली। ये चलता था पहले भी। आज भी हम गाँव के अंदर देखते हैं, कुछ वस्तु के बदले, जैसे मान लो कुछ हमने क्या कराया, किसी से काम कराया, उसके बदले में उसको धान दे दिया, गेहूं दे दिया, बाजरा दे दिया, कणक दे दी, ये चलता था। ठीक है, आजकल हम क्या करते हैं? आजकल भी चीजें तो वही है। आजकल कोई सामान खरीदते हैं तो हम बदले में पैसे दे देते हैं, पहले पैसे नहीं दिया जाता करते, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। तो ये हमसे क्या खरीदना पसंद करते थे? अरेबियन कंट्री। ये हमसे काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च खरीदना पसंद करते थे। और हम इनसे बदले में क्या लेना पसंद करते थे? हम इनसे बदले में लेना पसंद करते थे भाई गोल्ड। हम किसके अंदर विश्वास करते थे? सोने के अंदर। ये बोलते थे हम काली मिर्च के बदले में आपको कांच के बर्तन देते, हम बोलते थे नहीं, कांच पड़े फूट गया, हमें तो क्या चाहिए? सोना चाहिए। एक इतिहासकार हुआ है, ठीक है, उसने बोला था पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता, लेकिन भारत में जाकर क्या हो जाता है? दफन हो जाता है। पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता, लेकिन भारतीयों को मिल गया तो सोना क्या हो जाता है? दफन हो जाता है। कैसे? कहने का मतलब यह है, मान लो मुझे कुछ सामान खरीदना है, तो मैंने इसको सोना दे दिया और सामान ले लिया। अब इसको वापस कुछ खरीदना, तो इसने वापस अगले को सोना दे दिया, कोई सामान ले लिया, ऐसे चलता था। लेकिन अगर जैसे मान लो भारतीय अपन, हमें क्या है, कोई सामान खरीदना है, तो हम अगले से जो सोना ले लेंगे, दूसरी वस्तु के बदले सोना वापस नहीं देंगे। हम सोचते थे ना, सोना वापस नहीं देंगे। सोने को हम आज भी अच्छी मुद्रा मानते थे, पहले भी मानते थे। आज भी हम देखते हैं घरों के अंदर कि सोना पड़ा है तो हरी बीमारी हमारे काम आएगा, सोना तो सब कुछ है। आज भी हम सोना घर के अंदर दबाया हुआ रखते हैं, निकालते नहीं। पहले भी यही करते थे, पूरी दुनिया घुमाते थे। अब ये व्यापार चल रहा है भाई, ट्रेड है, ये स्थल मार्ग है, व्यापार चल रहा है इंडिया का। ठीक है, ये काली मिर्च के बदले हमें सोना दे रहे हैं, हम सोना को दबा रहे हैं, दूसरी वस्तु दे रहे हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे एक बीच में एक जगह का नाम है कुस्तुनतुनिया। जब कभी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर पहला चैप्टर ही आता है, उसका नाम नाम होता है डिक्लाइन ऑफ कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया का पतन। यहाँ पे एक जगह कुस्तुनतुनिया, इसकी राजधानी हुआ करती थी रोम। क्या किया यहाँ पे, जो कुस्तुनतुनिया, इसके ऊपर तुर्कों ने कब्जा कर लिया, तुर्कों ने कब्जा कर लिया और इसके दो पार्ट कर दिए। ये जो रोमन एम्पायर है इसके दो पार्ट कर दिए, ईस्टर्न रोम और वेस्टर्न रोम। ठीक है, जो रोमन एम्पायर है इसका राजा हुआ करता था नीरो। नीरो के लिए ये बोलते हैं, जब रोम जल रहा था तो नीरो क्या कर रहा था? बांसुरी बजा रहा था। जब रोम जल रहा था तो नीरो क्या कर रहा था? बांसुरी बजा रहे हैं। नीरो के लिए ये बोला जाता है। ये स्टेटमेंट कई लोग, जब कोई किसी को हम क्या देते हैं, किसी के ऊपर व्यंग्य कसना होता है तो कई जगह हम यूज करते हैं।
जैसे कोई मुख्यमंत्री के ऊपर भी यूज करते हैं कई बार हम लोग, कोई आपका एमएलए होता है या मंत्री होता है वो कई बार यूज करता है। जब रोम जल रहा था तो नीरो क्या कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था। इसका मतलब ये था जो रोमन एम्पायर है उसका जो राजा है वहां पे लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहा था, उसको कोई लेना देना नहीं था, जनता कितनी दुखी है क्या है त्राय ताय कर रही है, लेकिन वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। ये रोमन एम्पायर के नीरो के लिए बोलता है। नीरो के लिए ये भी कहा जाता है जब क्या करे थे रोमन एम्पायर के लोग काली मिर्च के बदले सोना दे रहे थे भारतीयों, भारत को एक जहाज भर के काली मिर्च लेंगे, एक जहाज भर के सोना देंगे। उस टाइम पर काली की मिर्च की सोचो कीमत क्या रही होगी, एक जहाज भर के सोना दो, एक जहाज भर के क्या लो काली मिर्च लो। तो वहां का जो आपका किंग है कहाँ का, रोमन एम्पायर का नीरो, उसने बकायदा एडिक्ट निकाली थी अपने एम्पायर के अंदर, रोमन एम्पायर के अंदर, कि आज के बाद में कोई भी मेरे एम्पायर का, कोई भी मेरी कंट्री का व्यक्ति अगर किसी भारतीय को काली मिर्च के बदले सोना देगा तो मैं उसको क्या दे दूंगा, फांसी दे दूंगा। और बोला जाता है कि उस राजा की भी लोगों ने बात नहीं मानी, राजा की जो एडिप्ट थी उसकी भी बात नहीं मानते, और लोग क्या करते हैं अभी भी काली मिर्च के बदले सोना दे रहे थे। अब सोचो उस टाइम पर काली मिर्च की कितनी डिमांड रही होगी यूरोपियन मार्केट के अंदर। फिर क्या होता है, तुर्कों ने कब्जा कर लिया, इसके टू पार्ट कर दिए, ईस्टर्न रोमन और वेस्टर्न रोमन। इन्होंने क्या किया, अब मिडिल का काम करेंगे, शुरू के अंदर क्या करेंगे, मध्यस्थ का काम करेंगे। अगर अरबियन देशों को भारत के अंदर सामान पहुंचाना है तो पहले हम किसको देंगे, तुर्कों को देंगे। तुर्क किसको देंगे, भारतीयों को देंगे। हमें वापस कहां पे पहुंचाना, अरेबियन कंट्री पहुंचाना, हम किसको देंगे, तुर्कों को देंगे। ये किसको देंगे, ये आगे किसको देंगे, हम आगे आपके अरेबियन को देंगे। ऐसा चलेगा। फिर धीरे 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 उन्होंने क्या किया, यहां से ये रास्ता बंद कर दिया कि आज के बाद में न तो कोई अरेबियन देश इधर से सामान भी जाएंगे न कोई भारतीय भी जाएंगे, ये रास्ता हो गया बंद। अब जैसे ही रास्ता बंद हुआ पूरे यूरोप के अंदर भारत आने का जो रास्ता है वो लोग ये भूल चुके थे। मैं बात कर रहा हूँ कब की है, डिक्लाइन ऑफ कुस्तुनतुनिया कब होता है, ये होता है 1453 ईस्वी के अंदर। कुस्तुनतुनिया का पतन पूछा जाए आपसे कब होता है, 1453। लगभग मैं 15वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, 1453 की बात कर रहा हूँ। सोचो आज से कितने साल पहले की बात हो रही है, लगभग 600-700 साल पहले की बात हो रही है। उस टाइम पर कौन सी बस रहा हुआ करती होगी, कौन सी हवाई जहाज हुआ करती होगी, कौन सी ट्रेन हुआ करती होगी, कौन सी गाड़ी हुआ करती होगी, कौन सा मार्ग हुआ करता होगा। पहले आपने भी घर के अंदर अपन नोटिस करते हैं, अपन दादाजी वगैरह से पूछते हैं, पापा वाले टाइम में जरूर बसें वगैरह आ गई थी अपने, ठीक है, अपने दादाजी और दादू साहब थे उस टाइम पर कौन सी बसें हुआ करती थी। उनसे हम पूछते हैं कि तुम्हारी बारात वगैरह कैसे गई थी, घर पे बात किया करो आप मम्मी पापा से, पूछा करो उनसे बारात। आजकल तो हम जाते हैं मस्जिद में जाते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं, पहले कौन सा बींद हेलीकॉप्टर में जाया करता था, हवाई जहाज में जाया करता था। जब हम दादो सौ वाली उम्र से उन लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है, वो बोलते हैं कि मेरी बेटा बारात उस टाइम पर जाती थी, ऊंट गाड़ी में गई थी, छगड़ा गाड़ी में गई थी, इतने दिन लगे थे, ऐसे पूछे थे, ऐसे वापस आए थे। सोचो, और मैं तो कब की बात कर रहा हूँ, 1453, लगभग आज से 700 साल पहले। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि उस टाइम पर ना तो कोई हवाई जहाज थी, ना कोई बस थी, ना कोई एरोप्लेन थी, ठीक है। वो उस टाइम पर क्या करते थे, यूरोपियन कंट्रियों ने एक टिक मान रखी थी कि भारत जाना है तो भारत का इधर है, भारत तो सीधा सीधा जाना, भारत आ जाएगा, यही था। अब जैसे इन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया तो अब लोगों को यूरोप के देश है उनको भारत का रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, भारत किधर है। और आपने एक चीज तो और भी सुनी होगी कि भारत के अंदर पहली रेल कब आई, पहली रेल अंग्रेज लेके आए थे भारत के अंदर। रेल है, रेलवे का विकास ही अंग्रेजों ने किया था। विश्व के अंदर बात की जाए रेल की तो 1826 के अंदर आती है, और कहां पे आती है, ब्रिटेन के अंदर आती है। विश्व के अंदर रेल की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर आती है, भाई कब आती है, 1826 में आती है। इसके जो इंजन का नाम था रॉकेट, रॉकेट। और भारत के अंदर भी कौन लेके आते हैं, अंग्रेज लेके आते हैं। भारत में कब लेके आई, 1853 में रेल लेके आई भाई। भारत में कब आई रेल, 1853 में। कौन लेके आता है, 1853 के समय भारत का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर 1856 का इसका टाइम पीरियड है। डलहौजी के द्वारा भारत के अंदर रेल लाई जाती है, कब लाई जाती है, 1853 के अंदर लाई जाती है। और इसका इंजन का नाम था बच्चों फेरी क्वीन, इंजन का नाम क्या था, फेरी क्वीन। क्लियर है, तो हमें समझ में आ गया। आप सिर्फ जब की बात कर रहे हो कब, 1453 की, उस टाइम पर न तो बस थी, न एरोप्लेन थी, न हवाई जहाज थी, न आपकी ट्रेन थी, कुछ ही नहीं थी। तो ये क्या हुआ, जैसे इन्होंने तुर्कों ने रास्ता बंद किया, यूरोप के लोग हैं वो रास्ता भूल गए भारत का। अब भारत कहाँ पता ही नहीं, ठीक है। अब जैसे ही रास्ता भूले तो उस टाइम पर दो ताकतें थी, यूरोप की सबसे शक्तिशाली ताकत थी, एक का नाम है स्पेन, स्पेन, और दूसरा था वो जो पुर्तगीज, पुर्तगाली। ये लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग देशों के अलग अलग मार्ग खोज कर रहे थे। स्पेन है, यहाँ पे इस टाइम पर हुआ करती थी रानी, स्पेन की रानी इसाबेला, नाम है इसाबेला। इसने एक व्यक्ति को पकड़ा, एक व्यक्ति को पकड़ती है, उसका नाम है कोलंबस। कोलंबस उसको पकड़ा और उसको बोला गया तेरे को सब कुछ दिया जाएगा, धन दौलत हथियार सेना सब कुछ मिलेगी, तुझे तो क्या करना है, बाहर जाने का रास्ता खोजना। रास्ता तो इस व्यक्ति को भी नहीं पता, तो ये क्या कर रहा था, इसको सब कुछ सुविधाएं दी गई, सारी चीजें दी गई, रास्ता खोजना भारत का बाहर। तो ये अपनी सेना के साथ में, हथियारों के साथ में एक जहाज लेकर चलता जाता, जहाज चल रहा है, धर मंगला पग मंगला जहाज चल रहा है। अब रास्ता भारत नहीं मिल रहा है इसको,
काफी टाइम हो गया, लंबा समय हो गया, 6 महीने 7 महीने 8 महीने बीत गए, लेकिन भारत नहीं मिला। अब क्या होता है, अचानक से इसको एक द्वीप के ऊपर कुछ काले लोग दिखाई दिए। इस व्यक्ति को इतना सा पता था जो भारतीय वो दिखने में कैसे काले हैं। आज भी हम दुनिया दुनिया की नजर में काले ही हैं बच्चों, ठीक है, दुनिया हमें आज भी काला ही समझती है, ठीक है। दुनिया के अंदर 3 ही तरह के कलर होते हैं, या तो कोई व्यक्ति ब्लैक मानेंगे, दुनिया ब्लैक है, ब्लैक में हम आएंगे। दूसरा व्हाइट हो सकता है, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा, येलो होगा। ब्लैक के अंदर कौन आते हैं, या तो इंडियन होंगे ब्लैक है तो, या फिर आपके अफ्रीकन होंगे भाई। व्हाइट के अंदर कौन से आगे, ब्रिटिशर्स आगे व्हाइट के अंदर। येलो के अंदर कौन आते हैं, जो जिनकी मेन आंखें होती है ना, ये चाइनीज वगैरह जैसी दिखती है, चाइना वाले लोग आगे और जापानीज आगे। चाइना और जापानीज कैसे हैं आपके येलो के अंदर। अब मेरा जैसा शकल देख के बोलता है ना, काला नहीं हूं मैं, गोरा भी नहीं हूं, मैं तो सांवड़ा हूं, और सांवड़ा सोने कोई कदर नहीं होती भाई। दुनिया की नजर में 3 ही तरह के ब्रीड के लोग होते हैं, या तो कोई काला होगा, या कोई व्हाइट होगा, या फिर येलो होगा। इसके अलावा जो हमने कलर बना रखे हैं, ये ब्राउन है, ये भूरा है, ये चितकाबरा है, वो हमने हमारी मर्जी से बना रखी है। दुनिया की नजर में आज भी हमें क्या माना जाता है, काला समझा जाता है। इसीलिए बोलते हैं अफ्रीका के अंदर बड़े बड़े, जब नेशनल मूवमेंट होता है अफ्रीका के अंदर, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 के अंदर, जब वहां पे बड़े बड़े आपके होल्डर्स लगाए गए थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, भारतीय और कुत्तों का यहाँ पे प्रवेश वर्जित है। महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास के डब्बे से फेंक दिया जाता है। इसलिए वहां पे महात्मा गांधी क्या करता है, आपका सत्याग्रह करता है। फिर आगे चल के अफ्रीका देश आजाद होता है, और अफ्रीका का पहला जो प्रेसिडेंट बना था वो भी क्या बना था, ब्लैक बना था, नेशनल मंडेला। आगे चल के अफ्रीका को आजादी दिलाते, अफ्रीका का बापू नेशनल मंडेला को बोलते हैं। जैसे भारत का बापू ना महात्मा गांधी, वैसे अफ्रीका का आपका बापू किसको कहते हैं, नेशनल मंडेला को बोलते हैं। उन्होंने आजादी दिलाई थी, और आगे चल के अफ्रीका का पहला जो राष्ट्रपति बनता है वो भी कौन बनता है, ब्लैक बने थे। क्लियर है। तो दुनिया की नजर में 3 तरह के कलर होते हैं, ठीक है, या तो कोई ब्लैक होगा, या व्हाइट होगा, या येलो होगा, इसके अलावा कोई कलर नहीं होता है। इस कोलंबस को बेचारे को इतना सा पता था जो भारतीय वो दिखने में कैसे हैं, ब्लैक है। तो एक द्वीप के ऊपर कुछ काले लोग दिखाई दिए, इसने जल्दी से बोला जहाज रोको रोको, भारत आ गया। वहां पे उतर के पूछा था कौन सी जगह है, लोगों ने बोला इट्स ए अमेरिका। और हम बोलते हैं अमेरिका की खोज किसने कर दी, कोलंबस ने कर दी। आज पता चला अमेरिका की खोज कैसे हुई, ये तो आपने सुन रखा होगा ना, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई भाई, कोलंबस को द्वारा की गई। कैसे की गई आज ये पता चल गया, ठीक है। इसने क्या कर दी भाई, अमेरिका की खोज कर दी। और ये अमेरिका की खोज कब कर देता है, ये कर देता भाई 1492 ईस्वी के अंदर। कब पहुंच गया था, 1492 ईस्वी के अंदर। फिर इसको पता चला जो भारत है वो किधर है, भारत तो ईस्ट साइड में रह गया, भारत रह गया आपका ईस्ट साइड के अंदर, और मैं किधर आ गया, मैं आ गया भाई वेस्ट साइड के अंदर। भारत ईस्ट साइड में जाना था, मैं आ गया गलती से वेस्ट साइड में, और जिस जगह पहुंचा उसको इसने नाम दे दिया वेस्ट इंडीज। तो आज 2 नए देशों की खोज कैसे हुई ये पता चला होगा कोलंबस के द्वारा। ये भारत की खोज, भारत का जो समुद्री मार्ग का रास्ता खोजने आ रहा था, बेचारा रास्ता मिला नहीं, ये गलती से अमेरिका चला जाता है, और इसलिए बोलता है अमेरिका की खोज आपके कोलंबस के द्वारा 1492 में की गई। इससे पहले भी अमेरिका था, भारत भी था। ये जो रास्ते थे उस टाइम पे, जो मार्ग थे वो नहीं मिल रहे थे, तो मार्ग की खोज कौन करता है, अमेरिका की, तो हम बताते हैं कोलंबस के द्वारा की जाती है। तो ये जो स्पेन वाले लोग हैं, ये भारत का रास्ता खोजने में क्या हो गए, असफल हो गए, नहीं मिला इनको भारत। अब बात करते हैं पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों के अंदर समझ में आ रहा है भाई, पुर्तगालियों के अंदर यहाँ पे जो किंग है वो है हेनरी। किंग का नाम है हेनरी, जिसके लिए बोला जाता है हेनरी द नेविगेटर। क्या बोलते हैं, हेनरी द नेविगेटर, जिसने नावों को बढ़ावा दिया, जिसने नावों को बढ़ावा दिया उसको हेनरी बोलते हैं भाई। इसने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज। इसको बोला गया तेरे को धन दौलत हथियार सेना सब कुछ दी जाएगी, तेरे को तो क्या करना है, भारत जाने का रास्ता खोजना। रास्ता तो इस व्यक्ति को भी नहीं पता था, इसको भी जहाज हथियार सेना सब कुछ दी गई, ये भी भारत का रास्ता खोज रहा है। रास्ता पता नहीं कहाँ है, भारत चलता जाता है, चलता जाता चलता जाता है, ये कहाँ पहुंच जाता है, ये अफ्रीका पहुंच जाता है भाई। ये कहाँ पहुंच गया, अफ्रीका पहुंच गया। और जिस जगह पहुंचा उसको इसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर। अब होप का मतलब आप समझते हो, होप का मतलब होता है आशा। जहां से भारत आने की आशा नजर आई वहां पहुंच जाता है कौन, बार्थोलोमेव डियाज। और कब पहुंच जाता है ये, इन आपका कब पहुंच जाता है, 1487 ईस्वी के अंदर। कब पहुंच गया भाई, 1487 ईस्वी के अंदर पहुंच गया, ठीक है। अब इसने पूछा दक्षिण अफ्रीका के अंदर जाके ये कौन सी जगह है, उन्होंने बोला अफ्रीका। अब लेकिन यहाँ पूछा, इसको पूछा कौन, तेरे को कहाँ जाना है, तो वहां के लोगों ने बोला मुझे तो, ये बोला मुझे तो बाहर जाना है।
तो वो बोले वहां पे अपने भारत के कुछ क्या व्यापारी भी थे जो व्यापार करने वहां गए हुए थे, उन्होंने बोला चल हम लेके चलते हैं। ये बोला साहब मैं तो हो गया परेशान, मैं तो वापस मेरे देश जाऊंगा, मेरे देश के अंदर वापस जाके यहाँ तक मैं रास्ता जानता हूँ दक्षिण अफ्रीका तक, यहाँ पे मैं दूसरे व्यक्ति को भेजूंगा, उसको आप भारत लेके चले जाना। उसको कहाँ लेके चले जाना? भारत लेके जाना जाना। जब कभी आप क्या पढ़ो, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसके अंदर एक छोटी सी टिप है, उसको भी आज भी क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, डिस्कवर किसने किया, तो हम बताएंगे बार्थोलोमेउस डियाज ने किया। ठीक है, ये भी नहीं पहुंच पाया। अब इसने किसको भेजा आगे? वास्को डिगामा को भेजा, और वास्को डिगामा भारत के क्या करता है, समुद्री मार्ग की खोज करता है। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये कहानी का बताने का मतलब है इन लोगों ने कैसे कैसे खोज की थी, कहाँ पे सफल हुए, कहाँ पे इनको रास्ता मिला। ये भारत की खोज नहीं करे, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करे। वहां पे 1453 के बाद में यहाँ के लोग हैं, वो यूरोपियन लोग हैं, उनको क्या हो गया था, भारत का रास्ता भूल गए थे। तो अलग अलग लोगों ने कैसे खोज की, अब बात करेंगे अपन बच्चों वास्को डिगामा से। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये एक बार कहानी समझ लेना। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पुर्तगालियों से, पुर्तगीज। और जो बातें बताई है वही हम दोबारा से समझेंगे एक बार। इसके अंदर क्या क्या जो भी मैंने बातें बताई, कैसी वास्को डिगामा भारत के अंदर आएगा उसकी बात करेंगे। पहला है अपना पुर्तगीज पढ़ेंगे। ये यूरोपियन कंपनी का जो पहला पॉइंट है वो पुर्तगीज पढ़ना आज। ये अभी मैंने बताया वही लाइन लिख रहा हूं। इन 1487 एडी बार्थोलोमेउस डियाज डिस्कवर्ड गुड होप। कहां पे लिख लेना, साउथ अफ्रीका के अंदर भाई, साउथ अफ्रीका। उसके बाद में आगे है बच्चों, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो आपकी जो बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है 17 मई, एकदम गलत है बच्चों। जो हमारे पास में जो गाइड है उसके अंदर 17 मई मिलता है, 17 मई के अंदर नहीं की जाती है, 20 मई को की जाती है। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की जाती है। ऑन 20 मई 1498 एडी वास्को डिगामा डिस्कवर्ड वास्को डिगामा डिस्कवर्ड सी रूट ऑफ इंडिया। अब हम बोलते हैं ये जो सी रूट है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, वास्को डिगामा के द्वारा। हम बोलते हैं भारत की खोज किसने की, वास्को डिगामा ने की। क्या इससे पहले भारत नहीं था, क्या खोया हुआ था, क्या इससे पहले भी था भारत। भारत के समुद्री मार्ग की खोज कौन करता है, वास्को डिगामा करता है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई, तो हम बताएंगे वास्को डिगामा के द्वारा की गई। क्लियर है बच्चों, वास्को डिगामा के द्वारा की जाती है। आगे लिखना है ही रीच्ड, ये कहां पहुंचता है भारत के अंदर, वेस्टर्न कोस्ट ये केरल के कालीकट बंदरगाह के पश्चिमी तट पर पहुंचा बच्चों। ठीक है, ही इज गाइडर, जो इसको कहां से लेके आया, तो हम बताएंगे इसका जो मार्गदर्शक था कौन था, जो इसको केप ऑफ गुड होप से, ये भी रास्ता नहीं जान रहा था भारत का, इसको जो केप ऑफ गुड होप से जो भारत के अंदर लेके आया उसका नाम था बच्चों, कौन लेके आता है, ही इज गाइडर, इसका मार्गदर्शक कौन था, तो हम बताएंगे अब्दुल मलिक गुजराती था। अब्दुल मलिक गुजराती तो इसको भारत लेके आता है। अब्दुल मलिक गुजरात का कोई व्यापारी है, वो इसको कहां लेके आता है, भारत लेके आता है गुजरात में। ठीक है, उसके बाद में ही इज वेलकम कालीकट जेमोरिन। जेमोरिन का मतलब है बच्चों राजा, ये टाइटल होता है, जैसे हमारा जो राजा का हम महाराजा भी बोलते हैं, महाराणा भी बोलते हैं, ये जो टाइटल होते हैं राजा के टाइटल है, नवाब भी बोला जाता है। तो वहां का कालीकट का जो जेमोरिन है उसने क्या किया, वेलकम वास्को डिगामा, वास्को डिगामा का क्या किया भाई, स्वागत किया। अब आगे याद रखना, इसको भारत के अंदर भाई 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ, ही गोट 60 टाइम प्रॉफिट। ये जो व्यापार करता था भारत के अंदर उसके अंदर कितना फायदा हुआ, 60 टाइम प्रॉफिट हुआ, ही गोट 60 टाइम्स प्रॉफिट। ये जो व्यापार करता था भारत के अंदर उसके अंदर क्या होता है, 60 गुना फायदा होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब दोबारा से सुन लो एक बार, मैं दोबारा से सुना देता हूँ फिर आगे चलते हैं। पुर्तगीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेउ डियाज के द्वारा असांतरित दक्षिण अफ्रीका की खोज की जाती है।
उसके बाद में 20 मई 1498 को वास्को डिगामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता है। ये वास्को डिगामा भारत के आपका केरल के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। वहां पे कालीकट का जो राजा है उसने इसका क्या किया, स्वागत किया। इसका जो मार्गदर्शक था वो अब्दुल मलिक गुजराती था। इसको भारत में 60 गुना फायदा हुआ। 60 गुना का मतलब ये होता है, इसने क्या किया, भारत के अंदर कोई वस्तु है उसको 60 रुपए में खरीदी, काली मिर्च को 60 रुपए में खरीदी, और अपने देश में कितने में बेचेगा ये, 60 गुना 60, 3600 रुपए मिलेंगे। 60 रुपए के बदले इसको कितने मिलेंगे, वहां पे 3600 रुपए मिलेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आगे चलते हैं उसके बाद। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है अपना, आगे बच्चों नेक्स्ट है, साथ साथ में लिखते भी रहना, बहुत अच्छी चीज है। अब नेक्स्ट है अपना, आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में इन 1503 एडी, इन 1503 एडी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टेब्लिश। पुर्तगालियों की कंपनी कब स्थापना होती है भाई, 1503 में होती है। आगे 1505 में इनका क्या बना, पहला गवर्नर बनता है। इन 1505 एडी इस कंपनी का क्या बना, फर्स्ट गवर्नर बना भाई। फर्स्ट गवर्नर एग्जाम में पूछा जाएगा कौन बना था पहला गवर्नर कंपनी का, तो हम बताएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कंपनी का पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका पहला गवर्नर का नाम पूछ ले आपसे तो बताएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पहला गवर्नर कौन बनता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बनता है। उसके बाद में 1505 एडी के अंदर इनका सेकंड गवर्नर, 1505 में पहला गवर्नर बनता है। 1509 एडी के अंदर इनका दूसरा गवर्नर बनता है। 1509 में इनका कंपनी का दूसरा गवर्नर बना, जिसका नाम क्या भाई, सेकंड जो गवर्नर बना था, सेकंड गवर्नर बनता है अल्फांसो डी अल्बुकरक। अल्फांसो डी अल्बुकरक, याद रखना इसी अल्बुकरक को रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन, हु वाज रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो हम बताएंगे कौन है, आपका अल्फांसो डी अल्बुकरक है। क्लियर है? अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि पुर्तगालियों का पहला व्यक्ति जो भारत में आया, यूरोपियन भी बोल सकते हो, पहला व्यक्ति जो भारत समुद्री मार्ग की खोज की, वास्को डी गामा। हमसे पूछते दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत आया, सेकंड पुर्तगीज ट्रेवलर पूछे आपसे, दूसरा व्यक्ति जो पुर्तगाली जो भारत आया बच्चों, दूसरा पुर्तगाली जो भारत आता है, सेकंड पुर्तगीज ट्रेवलर आपसे पूछे। सेकंड पुर्तगीज ट्रेवलर पूछे तो कौन होगा, पेड्रो अल्वारेज केब्रो। बच्चों कौन था, पेड्रो अल्वारेज केब्रो। सेकंड पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत आया था वो है पेड्रो अल्वारेज केब्रो। पहला कौन था, वास्को डी गामा था। क्लियर है? अभी मैं लास्ट में एक बार रिवीजन और कराऊंगा। नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी नाम अटपटे हैं, थोड़ा सा याद करने में टाइम लगेगा। उसके बाद में इन्होंने ऑन 1510 एडी ही कैप्चर्ड गोवा। इन्होंने क्या कर लिया था 1510 के अंदर, इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया था भाई। 1530 में क्या कर लेते हैं, गोवा पर कब्जा कर लेते हैं। नेक्स्ट है 1530 में इन्होंने क्या किया था, गोवा को मुख्य केंद्र बना दिया था भाई। 1500 in 1530 AD he made ही का मतलब पुर्तगाली है भाई। ही मेड हेडक्वार्टर ऑफ गोवा, गोवा को क्या बना दिया, मुख्य केंद्र बना दिया। क्लियर है यहां तक? ठीक है। उसके बाद में इन्होंने 1556 ईस्वी के अंदर इन 1556 एडी
ही स्टेब्लिश्ड, ही मीन्स पुर्तगाली, पुर्तगीज स्टेब्लिश ऐसे भी लिख सकते हो। प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस, इन इंडिया, इंडिया के अंदर पहली प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आते हैं, तो हम बताएंगे पुर्तगाली लेके आई थी। पहली प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऐसे भी बोल सकते हो आप। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी कौन किसके द्वारा लाए जाते हैं, पुर्तगालियों के द्वारा। अब देखो बच्चों 1556 में ये क्या लेके आते हैं भारत के अंदर, पहली प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आए, पुर्तगाली लेके आए। एग्जाम में क्वेश्चन आता और क्या हुआ था 1556 को, और कोई बता सकता है मुझे 1556 को और क्या होता है, कुछ याद आ रहा है आपको 1556 को और क्या हुआ था, तो हम बता सकते हैं 1556 को क्या होता है सर, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था हमारा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी कब हुआ था, 1556 को हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ आपसे पूछ ले तो हम बताएंगे सर ये अकबर वर्सेज हेमू के बीच में हुआ था। दूसरा जो पानीपत का युद्ध है अकबर वर्सेज हेमू के बीच में होता है। अकबर की तरफ से जो कमांडर था वो बैरम खान था। कौन था, बैरम खान था। यहाँ पे जीत किसकी होती है भाई, अकबर की होती है। जीत किसकी हुई थी, अकबर की हुई थी बच्चों, जीत किसकी होती है, अकबर की होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो फिर पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो पहला इससे 30 साल पहले होता भाई, इससे 30 साल पहले, तो क्या आएगा 1526। पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1526 ईस्वी को हुआ। ये किस किस के बीच में हुआ, ये होता बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। पहला पानीपत का युद्ध कब होता है, घर पे जाऊंगा मैं, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी किस किस के बीच में होता है, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। पहले में जीत किसकी होती है, बाबर की होती है। किसकी होती है, बाबर की होती है। और यहीं से 1526 से ही भारत के अंदर एक नई डायनेस्टी आती है जिसका नाम है मुगल एम्पायर। अगर आपसे सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, हम बताएंगे 1526 को हुई थी। लोधी वंश का अंत कब हुआ, 1526 को हुआ था। 1526 को बहुत सारी चीजें होता है। यहाँ पे युद्ध होता है बच्चों बाबर और किसके बीच में, इब्राहिम लोधी के बीच में। ये इब्राहिम लोधी वंश का शासक है। ठीक है, लोधी वंश किसके अंदर आता है, दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो हम बताएंगे 1206 में हुई। किसने की थी, तो हम बताएंगे आपके दिल्ली सल्तनत के संस्थापक तो कौन है भाई, तो हम बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है 1206 के अंदर। पहला शासक भी कौन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। उसके बाद में 1206 से लेकर 1526 तक की जो डायनेस्टी है वो दिल्ली सल्तनत है, जिसके अंदर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। पहला वंश गुलाम वंश था। अंतिम वंश कौन सा होगा आपका, लोधी वंश होगा। और लोधी वंश के बीच में और बाबर के बीच में एक लड़ाई होती है जिसको हम आगे इतिहास के अंदर पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जानते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 को होता है। इसके अंदर बाबर की जीत हो जाती है, इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है। यहीं से लोधी वंश का अंत हो जाता है या फिर दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 बताएंगे, दिल्ली सल्तनत का अंत 1200 आपका 1500 क्या बताएंगे 26 बताएंगे। लोधी वंश का अंत भी 1526 को बताएंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक भी कौन बताएंगे, इब्राहिम लोधी बताएंगे। बाबर किसको फाउंडर बताएंगे, बाबर ने 1526 में मुगल एम्पायर का संस्थापक कौन है, तो हम बताएंगे बाबर। मुगल एम्पायर का संस्थापक कौन है, तो हम बताएंगे बाबर। और बाबर के द्वारा ही क्या किया गया था, तो हम बताएंगे पानीपत का पहला युद्ध होता है। बाबर ने इसी के साथ में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। कब करी थी, 1526 को करी थी। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम जब पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 को। दूसरा इसके 30 साल बाद में 1556 को होता है। पहला बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ, पहले में बाबर की जीत थी। दूसरा 1556 को हुआ था, ये अकबर वर्सेज हेमू के बीच में होता है। दूसरे में अकबर की जीत हुई थी। अकबर इसके अंदर बोलता छोटा बच्चा था, उसकी तरफ से लड़ाई लड़ने वाला था बैरम खान, उसकी जीत हुई। तीसरा पानीपत का युद्ध होता है आपका, तीसरा और बता देता हूँ साथ में, थोड़ा सा पढ़ लेना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था बच्चों 14 जनवरी 1761 को होता है। और ये किस किस के बीच में होता है, तो हम बताते हैं मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली। किस किस के बीच में हुआ था, मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता। और यहाँ पे जीत किसकी होती है भाई, अहमद शाह अब्दाली की होती है। इस युद्ध में जीत किसकी होती है, अहमद शाह अब्दाली की होती है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। 3 युद्धों की बात करिए, ये काम किस लिए करनी पड़ गई, हमारे बीच में 1556 आ गया था, जिसके अंदर पुर्तगालियों ने भारत के अंदर क्या लेके आए, पहले प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कहाँ लेके आए, तो कोचीन केरल के अंदर लेके आए, जिसको हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, कोची बोलते हैं। उसको पहले क्या बोला जाता था, कोचीन बोला जाता था। पहले क्या बोला जाता था, कोचीन बोला जाता, जिसको अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं, कोची बोलते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, पुर्तगाली पढ़ रहे हैं बीच में, ऐसे ही जानकारी आगे जो मैंने बता दी बच्चों। अब नेक्स्ट है अपना अगला, पुर्तगाली आगे भारत के अंदर शासन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है, आगे जो चीज है, इन 19 दिसंबर 1961 एडी इंडियन आर्मी kicked out Portuguese by ऑपरेशन विजय। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमने पुर्तगालियों को कब निकाला था? भारतीय थल सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत भारत से आउट किया गया था। कब किया गया था? 19 दिसंबर 1961। इसीलिए 19 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, गोवा फ्रीडम डे। इसीलिए हम 19 दिसंबर को क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस, गोवा फ्रीडम डे। क्लियर है? ये हमारे पुर्तगालियों की मेन डेटें सारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होगी। अगर जिन बच्चों को कोई डाउट रहता है वो एक बार वीडियो को रोक के समझने की कोशिश करना। अगर कोई इश्यू रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक जरूर बताना, एक बार कैसी लगी क्लास, उसके बारे में बताना, किस टाइप की क्लास है, आपको कितना समझ में आ रहा है। अब मैं एक बार फटाफट से आपका रिविजन करा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। हमने पुर्तगाली पढ़ना स्टार्ट किया है, और पुर्तगालियों में क्या क्या पढ़ा मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। पुर्तगालियों के अंदर हमने सबसे पहले देखा था 1487 ईस्वी। 1487 ईस्वी के बाद में हमने 20 मई 1498 की बात करी थी। उसके बाद में हमने देखा था 1503 ईस्वी। उसके बाद में हमने बात करी थी 1505 ईस्वी की। उसके बाद में हमने देखा था 1509 ईस्वी। उसके बाद में बात करी थी 1510 ईस्वी की। फिर बात करी थी 1530 ईस्वी की। फिर बात करी थी 1556 ईस्वी की, और लास्ट में बात करी 1961 की। यहाँ पे क्या क्या हुआ है सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं फटाफट से बता रहा हूँ, आप भी इसी टाइप से याद करने की कोशिश। सबसे पहले बार्थोलोमेउस डियाज के द्वारा आसा अंतरिक्ष की खोज की जाती है। कब की जाती है? 1487 के अंदर। और ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका के अंदर। ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका के अंदर। किसके द्वारा खोज की गई? तो हम बताएंगे बार्थोलोमेउस डियाज के द्वारा 1487 ईस्वी में आसा अंतरिक्ष की खोज की गई। उसके बाद में आसा अंतरिक्ष से भारत के अंदर पहला व्यक्ति आने वाला है। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की जाती है। वास्को डिगामा भारत केरल के कालीकट बंदरगाह के पश्चिमी तट पर पहुंचा। वास्को डिगामा केरल के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। कालीकट के राजा ने इसका स्वागत किया था। ठीक है, इसका जो मार्गदर्शक था वो अब्दुल मनी गुजराती था। इसको भारत में 60 गुना फायदा हुआ। उसके बाद में दूसरा जो पुर्तगाली व्यक्ति था उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज केब्रो। दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत में आया, तो क्या बताओगे? पेड्रो अल्वारेज केब्रोल है। 1503 में इन लोगों ने क्या कर दी? पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1503 में की जाती है। 1505 में इनका पहला गवर्नर बनता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पहला गवर्नर कौन बना? तो हम बताएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1509 में इनका सेकंड गवर्नर बना, जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकरक। अल्फांसो डी अल्बुकरक, जिसके लिए क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हम बताएंगे अल्फांसो डी अल्बुकरक। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, ये पहला गवर्नर है, ये याद रखना बच्चों, पहला गवर्नर है, फर्स्ट गवर्नर, ये सेकंड है। कई बार तीसरा गवर्नर भी पूछता है कि पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर कौन था। तीसरा गवर्नर पूछे आपसे तो हम क्या बताएंगे? नीनो डी कुन्हा। कौन है? नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों साम्राज्य का तीसरा संस्थापक कौन है? नीनो डी कुन्हा है। 1509 में इन्होंने क्या किया? 1509 में इनका दूसरा गवर्नर बना अल्फांसो डी अल्बुकरक, तीसरा गवर्नर है नीनो डी कुन्हा। 1510 में इन्होंने क्या कर लिया था? गोवा पर कब्जा कर लिया था भाई। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? तो हम बताएंगे 1510 में किया था। पुर्तगालियों ने गोवा को मुख्य केंद्र कब बनाया? तो हम बताएंगे 1530 में बनाया था। पुर्तगालियों ने गोवा को मुख्य केंद्र कब बनाया? 1530 में बनाया। पुर्तगाली भारत के अंदर पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लेके आए? तो बताओगे 1556 में। कहां पे लेके आते हैं? कोचिन केरल के अंदर। कहां लेके आते हैं? कोचिन केरल के अंदर लेके आते हैं। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय थल सेना के द्वारा पुर्तगालियों को भारत से निकाला गया, इसलिए 19 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो हम बताएंगे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भारतीय थल सेना से भारत से गोवा से आजाद कराया था। गोवा को आजादी कब मिलती है? 1961 को मिलती है, अपना देश आजाद होने के बाद में।
तो इसीलिए सबसे पहले आने वाले भी कौन है, पुर्तगाली है, सबसे लास्ट में जाने वाले भी कौन है, पुर्तगाली है। ये सारी चीजें एक बार आपको पढ़नी है, समझनी है। कोई इश्यू रहता है तो एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपनी राय रखिएगा। आपको कैसी क्लास लगी ये भी आप एक बार जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।